अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इससे पहले की पाकिस्तान कहानी की लेक्चर्स को नहीं सुना हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, तो पिछले लेक्चर्स की एक दफ़ा गो थ्रू, एक दफ़ा उनको देख लें ताकि अगली हर बात आपको समझ आती जाए। मेरा ये मानना है कि तारीख़ कनेक्टिविटी का नाम है, बल्कि तारीख़ क्या, हर डिसिप्लिन, हर सब्जेक्ट कनेक्टिविटी का नाम है। हम बात कर रहे थे कि 1922-23 से 1927 तक जिस तरह हिंदुस्तान में फसादात होना शुरू हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा आइडियल तो ब्रिटिश के लिए था। भाई कैसे था? भाई इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की हुई थी इंडिया में डायरकी, और डायरकी में पुलिसिंग जो है, अगर आप पिछला लेक्चर उठा के देख लें तो पुलिसिंग जो है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, लॉ मेकिंग जो है वो, लॉ का जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नर के पास है। सो हैरत की बात यह है कि कोहाट में जो सिख और मुसलमानों के फसादात हुए हैं वो बिल्कुल कोहाट की छावनी के पास हुए हैं, और फ़ौजी जो हैं उनको मुतहर्रिक नहीं किया गया रोकने के लिए। कमाल की बात नहीं? हालांकि वहाँ पे तो ऐसा सच कोई इस तरह बिल्कुल सूबाई हुकूमत का मुकम्मल स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं था। कम से कम वहाँ तो इंटरफेयर कर लेते। याद रहे NWFP में पहली सूबाई हुकूमत 1937 में बनी है, सूबा 1901 में बन गया था। ये 36 साल वहाँ पर सूबाई हुकूमत नहीं बनी कि सूबाई वज़ीर हों, सूबाई वज़ीर आला हो। तो कोहाट में तो कम से कम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन खुद रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोका। बाकी जगहों पे भी ऐसे। इससे किसको डिफेम हो रहा है? इंडियन पॉलिटिशियंस के। देखें जी, इंडियन पॉलिटिशियंस तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ही नहीं कर रख सकते, पुलिसिंग नहीं कर सकते इफेक्टिव। तो ब्रिटिश के लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त था कि जनाब इन द लॉन्ग रन इंडियन पॉलिटिशियंस आपसे कोई बड़ी डिमांड्स ना कर सकें। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है। हैरतअंगेज़ तौर पर मुस्लिम लीग का जो ये फेज़ है 1919 से 1926 तक का, ये बड़ा खामोश फेज़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स जिस तरह के पैटर्न पर चल रही थी, जो डेवलपमेंट्स 1919 से 1926 से हो रही हैं उससे यकसर मुतज़ाद है। ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जलसे जुलूस करने की पार्टी थी, ना ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे, ये किसी भी तरह मिसफिट थे उस सारे फेज़ में। कांग्रेस एक पहले से भी ज़्यादा बड़ी कुव्वत के तौर पर इमर्ज हुई। ये इतनी बड़ी कुव्वत के तौर पे इमर्ज हुई है कि 1920 की इस दिहाई में कांग्रेस ने आज़ादी हिंद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम में। 1927 बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया जिसको कहते हैं साइमन कमीशन। बनाने का मकसद ये था कि जी 1919 की जो हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की हैं, वो हमने कहा था कि 10 साल बाद अगली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि 1929 में अगली रिफॉर्म्स आएंगी। तो ये जो 1929 में अगली रिफॉर्म्स आनी है, तो इसके लिए साइमन कमीशन को हम भेजें इंडिया, ये जाके एवेलुएट करें, देखें कि हमने जो 1919 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं क्या उससे और ज़्यादा बेहतरी चीज़ हम दे सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इश्यूज़ हैं। तो ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के 6 मेंबर्स थे और 7वें थे सर साइमंस, सब ब्रिटिश। ये कमीशन अनाउंस हुआ 1927 में। जैसे ये कमीशन अनाउंस हुआ तो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जिना की दोबारा से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जिना जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में अपना क्योंकि ज़ाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की पार्टी है। ये धरनों, जलसे जुलूस, ट्रेन मार्च, मिलियन मार्च, ठीक है जी, आज़ादी मार्च, इस तरह की पार्टी नहीं थी ये खालिसतन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की पार्टी है। इसीलिए इसकी तारीख़ को समझना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा रट्टे मारने पड़ते हैं। मुताला पाकिस्तान हम सर रट्टे मार मार के चलते हैं, हम समझ ही नहीं आती हमें। 14 नकात सुनाएं, बस एक ही नुक्ता याद होता है, सिंध को बम्बे से अलहदा कर दें, उसके बाद खामोशी हो जाती है। सो 1927 में जनाब जब साइमन कमीशन अनाउंस किया गया तो इमीडिएटली कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया।
कि हम इसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जी हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। अब टाइम आ गया कि हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए। ये कैसे इनको यकदम याद आ गया? इससे पहले तो नहीं याद आया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनी है, डीकोलोनाइजेशन का की फ़िज़ा बनाई गई, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वुडरो विल्सन के पॉइंट्स कहते हैं कि दिए जाएं। कई जगहों पर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज भी हुआ, जैसे कि मैंडेट सिस्टम, सीरियन मैंडेट, फिर जनाब आपका जॉर्डन बना, फिर आपका लबनान बना, फिर आपका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आ रही थी कि ये हो रही हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाकी यूरोपियन स्टेट्स भी जो है नई नेशन स्टेट्स इमर्ज होना शुरू हो रही हैं। सो आज़ादी चाहिए। और फिर ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मोर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इनको डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया कि अपने अंदरूनी मामलात में जाओ, ख़ुद मुख्तार हो, बस क्राउन के साथ तुम्हारी एक लूज़ एसोसिएशन रहेगी। तो चीज़ें हो रही थी इर्द गिर्द, तो कांग्रेस पे उसका इम्पैक्ट तो था ही था। तो कांग्रेस चाहती है आज़ादी। अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि ये तो क्लियर था कांग्रेस पे 1927 में कि हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। लेकिन तरीका क्या होगा, इस पे इख्तलाफ था। एक तरफ गांधी ग्रुप था नॉन वायलेंस का, नॉन कॉपरेशन का। दूसरी तरफ CR दास ग्रुप था। CR दास बड़ा विजनरी लीडर है, वक्त से पहले मर गया। अगर वो ज़िंदा रहता तो गांधी और बाकी पॉलिटिशियंस को उसने क्लीन स्वीप कर जाना था कांग्रेस में। CR दास बंगाल को लीड करता था कांग्रेस के हलकों में, और बंगाल के तजर्बे से CR दास का एक ही फार्मूला था। वो कहता भाई सिस्टम में रह के आगे बढ़ो, ये नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंस से नहीं, सिस्टम में रहते हुए चलो आगे। और तुम लोगों को अगर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया से ख़तरा है ना, तो कहते मसला ही कोई नहीं, अगर नौकरियां दो मुसलमानों को, रोज़गार दो मुसलमानों को, तो मुसलमान कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। उन्हें रजा दिया, लोगों को राज़ी कर दिए बंगाल में जितनी देर वो डायरकी की हुकूमत रही। सो CR दास भी बड़ा विजनरी लीडर था। सो कांग्रेस के अंदर फिर और छोटे मोटे कई ग्रुप्स चाहते सब आज़ादी थे, लेकिन तरीका तो इसलिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया साइमन कमीशन को। अब दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इंडिया की जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया? अगर हम पिछली तारीख उठा के देखें तो जब 1905 से 1911 के दरमियान कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, तो मुस्लिम लीडरशिप ने तो तारीफ़ की अंग्रेज़ों की, जुड़े उनके साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी एक डाल दिया कि हम जनाब लॉयल रहेंगे टू ब्रिटिश। ऐसा ही है ना जी, लेक्चर देख लें आप, पहला दूसरा जो मैंने दिया हुआ है इस तनाजुर में। अब ये कह रहे हैं नहीं, हमने नहीं ताउन करना। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों की बनाई जमात होती तो ऐसे रिजेक्शंस फिर कहीं भी ना नज़र आते। भाई 1905-06 में हमारी जो ज़रूरत थी, हमें अपने सियासी हकूक़ जिस स्ट्रैटेजी के ज़रिए पूरे करने थे, हमने उस स्ट्रैटेजी को अपनाया। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी थी हम उसके मुताबिक चलेंगे। अब मुस्लिम्स ऑफ इंडिया का सियासी असर और रसूख 1904-05 वाला नहीं है, अब स्टेबल है। अब 1919 की काउंसिल एक्ट जो अभी तक चल रही है, उसमें 30 मेंबर असम्बली में मुस्लिम्स हैं, 11 काउंसिल ऑफ स्टेट में हैं। सो पहले जैसी बात नहीं है, तो इस बात को ज़हन में रखिए। लो जी, मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग का रिजेक्शन बड़ा लॉजिकल है कि जी नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम इज़ मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। अब जब साइमन कमीशन का कोई मुस्लिम मेंबर ही नहीं है, तो वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल स्टांस को समझ ही नहीं सकते, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल साइमन कमीशन अनाउंस तो ब्रिटिश ने किया था, उसने तो आना ही आना था। ये बड़ा मज़ेदार मौका है। जिन्ना साहब को इस मौके से वो चाहते थे कि फ़ायदा उठाया जाए। 30 मेंबर्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मुस्लिम्स, मुख्तलिफ मुस्लिम लीग ही तो सिर्फ एक नुमाइंदा जमात नहीं ना थी जी, कई आज़ाद भी लोग थे, कि जस्टिस पार्टी भी थी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी थी, यूनिस्ट पार्टी के मुसलमान भी थे, किसान पार्टी के मुसलमान भी थे।
तो ये जो 30 मेंबर थे जो 1919 की रिफॉर्म में, जैसे हमने बात की थी 2 लेक्चर्स पहले, तो इन 30 को जिन्ना साहब ने दिल्ली में एक होटल में इनवाइट किया, खाना छाना खिलाया, बातचीत हुई, सब ठीक ठाक, हाँ जी सब ठीक ठाक। उन्होंने कहा जी लो जी मेरी कुछ प्रपोजल्स हैं, इन प्रपोजल्स को अगर हम कांग्रेस के सामने रखें तो हम कांग्रेस के साथ 1916 जैसा इत्तेहाद दोबारा करते हैं और दोबारा इत्तेहाद करके मिल के साइमन कमीशन को प्रेशराइज़ करते हैं, इन अ वे ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेशराइज़ करते हैं। और जिस तरह हमें 1919 की रिफॉर्म में कुछ ना कुछ तो मिला था ना, लखनऊ पैक्ट का कुछ ना कुछ प्रेशर तो हुआ था, तो इसी तरह अब भी हमें कोई ना कोई बेनिफिट्स तो मिलेंगे। ये लीडरशिप जो थी 30 लोगों की, ये जिन्ना साहब के साथ सहमत हुई। एक आधे शख्स थे सर मियां मोहम्मद शफ़ी पंजाब से, वो नहीं माने, उन्होंने अलहदा अपनी शफ़ी लीग बना ली लेकिन वो कोई इतना इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट नहीं है ओवरऑल जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में। वो पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ी डेवलपमेंट है लेकिन ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ी नहीं। लो जी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हैं, तजावीज़ हैं कि जी ये हम कांग्रेस के सामने रखेंगे और कांग्रेस कहेंगे कि लो जी ये पॉइंट्स हैं, आओ यूनिटी करते हैं, लखनऊ पैक्ट जैसी दोबारा, और मिल के जनाब सियासी हकूक़ मांगते हैं। लेकिन दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल जैसे ही सामने आए कांग्रेस ने ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिए। जैसे साइमन कमीशन को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अभी साइमन कमीशन आना है इंडिया लेकिन रिजेक्शन कर दी, और दूसरी तरफ दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया, जो इस बात की फिर एम्पल टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट हो जाती है कि कांग्रेस कोई रिफॉर्म्स और अब सियासी हकूक़ खेलना ही नहीं चाहती थी, कांग्रेस आज़ादी चाहती थी। अब ऐसा क्या है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में? देखिए जी, हमने लखनऊ पैक्ट वाले लेक्चर में भी बात की थी कि जब यूनिटी होती है दो पॉलिटिकल ग्रुप्स की तो कुछ लो एंड दो की बुनियाद पे होती है। सो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। 4 पॉइंट्स दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में जो इत्तेफाक हुए कि हम ये 4 पॉइंट्स हमें कांग्रेस दे दे और इसके बदले में ये हम एक बड़ी डेवलपमेंट अपनी सेक्रीफाइस कर देंगे और इनके अलावा जो कांग्रेस कहती है वो हम मान लेंगे, जो भी कहती है। 4 पॉइंट्स क्या हैं? 4 पॉइंट्स में एक पॉइंट था जनाब कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 33% सीट्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की। क्या ये कोई नया पॉइंट है? जिन्होंने पहले लेक्चर सुने हैं, लखनऊ पैक्ट में ये पॉइंट ऐसा ही है ना, 33% सीट्स फॉर मुस्लिम्स। उस वक्त असम्बली का नाम और था, अब असम्बली का नाम हो रहा है लेकिन सीटें कितनी? 33%। ये कोई नया पॉइंट तो नहीं है ना जी। दूसरा, सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए। अगर सिंध बॉम्बे से अलहदा होगा तो हिंदुस्तान में डायरकी है? हाँ जी है। सूबाई हुकूमत बनेगी? हाँ जी बनेगी। किसकी सूबाई हुकूमत बनेगी? मुस्लिम्स की बनेगी। और चांसेस यही हैं कि अगली आने वाली रिफॉर्म में शायद डायरकी से भी कोई बेहतर निज़ाम ब्रिटिश दें। वापस तो नहीं कर सकते ना, अब चीज़ों को वापस करेंगे तो लोग तो इश्तिहाल होगा, लोग कंडेम करेंगे कि ये क्या जी रिफॉर्म्स देके वापस ले ली। सो सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए। और तारीख़ी तौर पर सिंध बॉम्बे से अलहदा है। ये तो 1843 में जब सिंध को कॉन्कर किया तो उसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली बॉम्बे के अंडर कर दिया। सिंध तो है तारीख़ी तौर पर, हमेशा से है, लेकिन सिंध एक सूबे के तौर पर, जिसको आज हम एक सूबा कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं, वो नहीं था, ये बॉम्बे का हिस्सा था। सो ये अलहदा हो जाए। एक ये डिमांड है, 2 हो गई। तीसरी डिमांड थी रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान। जैसा कि हमने कहा NWFP सूबा बना 1901 में, लेकिन पहली वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत बनी वो तो बनी 1937 में। तो जनाब वहाँ पर सूबाई हुकूमत होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, वहाँ पर भी हो, ज़ाहिर है वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी बनेगी? मुस्लिम्स की। बलोचिस्तान बड़ी कम्प्लेक्स सिनेरियो बनाया हुआ था ब्रिटिश ने, अजीबोगरीब सा सिनेरियो। बलोचिस्तान के साउथ में एल खानेट ऑफ कल्लात, जो लसबेला से शुरू हो के पार जाते जाते परे खुजदार, और खुजदार से ऊपर फिर कल्लात, और फिर जो है वो जो मुख्तलिफ चीफ़ ऑफ झलावान, चीफ़ ऑफ सरावान, और इस तरह बाकी और तो एक और बाई कैमरल लेजिस्लेचर था खान ऑफ कल्लात का। तो एक साउथ में तो एक बड़ी कल्लात की स्टेट। जो ऊपर के एरिए थे बोलान पार के, वहाँ पर कोयटा कमिश्नरेट छावनी थी ब्रिटिश की वहाँ पे। और जो दरमियान के इलाके थे, जो बोलान के और सिंध के और पंजाब के दरमियान की का जो सारे इलाके थे, ये छोटे छोटे सरदारों के इलाके थे। और इन इलाकों से ब्रिटिश ने गुज़रना होता था, तो इनको जो है वो उनको ख्याल रखते थे उनका।
सो एक कोई इकाई नहीं थी, 3-4 हिस्सों में तकसीम मुख्तलिफ़ तरह का बलूचिस्तान। तो एक जी बलूचिस्तान में भी रिफॉर्म्स की जाएँ। तो यहाँ बलूचिस्तान की रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं है कि कल्लात ख़त्म हो जाएगा, वो तो अलहदा स्टेट है ना जी, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में इलाके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी किसकी हुकूमत बनेगी? मुसलमानों की। ठीक है। अगला पॉइंट, पंजाब और बंगाल में आबादी के लिहाज से सीटें दी जाएँ। अच्छा, 1919 की रिफॉर्म्स में ना जी मुस्लिम्स की सीटें जो हैं वो सूबे की, क्योंकि ज़्यादा आप मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स या फ्रीडम मूवमेंट को सेंटर की पॉलिटिक्स के तौर पे ही, ओवरऑल इंडिया की पॉलिटिक्स के तौर पे देखते हैं, तो हम सूबों की पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होते लार्जली। तो 1919 की रिफॉर्म में पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का जो कोटा था सीट्स का, वो थोड़ा सा उनकी आबादी से कम था। सो ये तो आबादी के लिहाज से सीटें दें ताकि मुस्लिम्स की जो है वो मेजॉरिटी बने असम्बली में। ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर कांग्रेस इन 4 पॉइंट्स को मान लेती है तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देंगे। ओहो भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट तो आपकी बुनियाद है। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ना होता तो 1909 की पहली असम्बली में 6 मेंबर कैसे बनते आपके? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तो सर सैयद और फिर उसका बेटा, फिर वकार मोल, मोहसिन मोल, सईद अमीर अली, आगा खान, शिमला डेपुटेशन, सारा कुछ आपकी तो बुनियाद ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स है। लेकिन जैसा कि हमने बात की हुई पिछले लेक्चर में, बल्कि इस लेक्चर में भी हमने बात की कि सियासत फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। ऐसा नहीं है कि जो पहले हो गया 30 साल पहले अभी भी वैसा ही होगा। उस वक्त के हालात और थे, अब हालात हो रहे हैं। अब मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इतने पॉलिटिकली अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस रखते हैं कि अपना वोट ज़ाया नहीं होने देंगे। और फिर 1919 की जो रिफॉर्म्स थी उसमें यूनियंस में जो इलेक्शन होते थे ना 1909 तक, 1919 में यूनियंस के साथ साथ इंडिया में लिटरेरी इलेक्टोरेट्स आ गए थे। पढ़ा लिखा तबका, टैक्स पेयर तबका, वो भी शामिल हो गया था एज अ वोटर। तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का जो वोट का गैप था वो पहले की निस्बत थोड़ा सा कम हो गया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो एक शऊर, जो सियासी शऊर है मुस्लिम इन इंडिया का, वो पहले से बेहतर है। ठीक है जी। और प्लस विदाउट सेपरेट इलेक्टोरेट अगर कांग्रेस मान जाती है कि आपको सेंटर में 33% सीटें दे दे, ज़ाहिर है वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना, वो आपको सीटें दे दें, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत ही कोई नहीं। जब सिंध सूबा बनेगा उसमें इतनी मेजॉरिटी होगी कि मुसलमानों की हुकूमत ही बननी। जब NWFP अलहदा सूबा बनेगा उसमें इतनी मुस्लिम मेजॉरिटी है कि उसमें जनाब मुस्लिम्स की हुकूमत बनी। जब रिफॉर्म्स बलूचिस्तान में होंगी तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जब पंजाब और बंगाल में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सीटें फिक्स हो जाएंगी तो उसमें मुस्लिम ही जीतना है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की लॉजिक ही खत्म हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टोटल इंडिया के हो जाएंगे 12 सूबे, 12 में से 5 सूबों में हो जाएगी मुस्लिम्स की हुकूमत। 6ठा सूबा आसाम। आसाम की तारीख गवाह है कि आसाम में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो एक कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट बनी है। कभी उसको मुस्लिम लीग ने डोमिनेट किया, कभी उसको कांग्रेस ने किया, लेकिन बनी है कि इत्तेहादी हुकूमत ही है। और अगर कांग्रेस ने भी डोमिनेट किया तो उसमें मुस्लिम लीग ही थे, वहाँ मिक्स गवर्नमेंट बनती रही। सो आप टेक्निकली मुस्लिम्स ऑफ इंडिया 12 में से 6 सूबों में जनाब इक़्तिदार के हवानों में होंगे अगर ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल मान नहीं जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत क्या फिर? 33% सेंटर में है, 6 सूबों में आपकी हुकूमत है, आपके तो पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर्ड। तो जिन्हें बड़ा स्मार्टली, बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल विजडम का नाम है, बहुत स्मार्टली अगर ये मान ली जाती कांग्रेस के पास, अगर कांग्रेस तो सोचने पे और दुनिया में थी ना, कांग्रेस तो कहते हैं आज़ादी पे जाना। बड़े मायूस हुए जिन्ना साहब, लेकिन कोशिश उन्होंने जारी रखी। 1928 में, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया तशरीफ़ ले आया। कुछ ऐसा हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तलब कर लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उसकी अच्छी खासी उसको वहाँ पे धुलाई हुई, उसकी झड़कें पड़ी, उसको वज़ीर था। ये क्या हुआ और ये किस तरह इसका फिर इंडियन पॉलिटिक्स पे आगे क्या इम्पैक्ट हुआ कि जिसके तनाजुर में जिन्ना को फिर आगे 14 पॉइंट्स भी देने पड़े। अगले लेक्चर में इस पे बात करेंगे। शुक्रिया।